वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है फोर्स एंड मोशन का चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करता जाऊं कि एट लीस्ट 6 to 8 एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आने। इंतहाई इजी चैप्टर है, लोग इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसके सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स एंड मोशन की शुरुआत करते हैं। और फोर्स एंड मोशन का पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले डिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज है हमारे पास। तो डिस्टेंस के बारे में कहा जाता है कि लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक बॉडी इस तरह करके ए से बी की तरफ जाती है, तो ये देखें लेंथ है ना ए से बी के बीच में, तो ये क्या है, इसका डिस्टेंस है। ठीक है, आप डिस्टेंस को एस से भी लिख सकते हैं, डी से भी लिख सकते हैं, मैं अमूमन एस से लिखता हूँ। ठीक है, तो जहां मैं एस लिखूं तो इसका मतलब है कि मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में अगर और चीजें जनरल डिस्कस की जाए तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और ये बेस क्वांटिटी भी है, क्योंकि डिस्टेंस और लेंथ एक ही बात है। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात की जाए तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है, जिसको हम एम से लिखते हैं। और डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस है डिस्टेंस के हमारे पास एल। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस के बारे में जनरल से भी डेफिनेशन वगैरह। दूसरी चीज अगर हम देखें तो वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को सबको तकरीबन आती ही है, और वो क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास दो पॉइंट्स, एक पाथ जो है जिसको मैं पाथ नंबर 1 कह रहा हूं वो ये है, और अगर मैं शॉर्टेस्ट इनके बीच में डिस्टेंस देखूं तो वो ये लाइन बनती है, इसको मैं कह देता हूं पाथ 2। और अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि पाथ 1 डिस्प्लेसमेंट है या पार्ट 2 डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तकरीबन 80-90 बल्कि परसेंट बच्चों ने कहा होगा कि पार्ट 2 जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये गलत है, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। पार्ट 2 भी डिस्टेंस है, पाथ 1 भी डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस है? इसलिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस है क्योंकि मुझे पार्ट 2 में नहीं पता कि बॉडी ए से बी जा रही है या बी से ए आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे एक एरो लगा दूं ना, तब ये डिस्प्लेसमेंट बनता है। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी यही है कि शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी क्या है, मीटर है, एसआई। और अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो इसके डायमेंशंस भी एल ही है। अच्छा, अब इसके बारे में यहां से एक एमसीक्यू आता होता है कि डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी है जो कि खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन उसका यूनिट जो है वो बेस यूनिट है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो बेस क्वांटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि खुद डिराइव्ड है, लेकिन उसका यूनिट क्या है, बेस यूनिट है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे डिस्प्लेसमेंट को लेके जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में इटसेल्फ कुछ इतनी डिस्कशन वाली बात नहीं, इजी सी चीज़ है कि जितना लेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि लीनियर पाथ की डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होती है। लीनियर पाथ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? सवाल इस तरह से आता है आप लोगों के पास कि अ बॉडी मूव्स, बल्कि इसको इस तरह नहीं करते, इसको फिगर के थ्रू लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ एक बॉडी है वो जाती है 10 किलोमीटर
इस डायरेक्शन में और वो वापस आती है 5 किलोमीटर इस तरह से, ठीक है। और सवाल किया जाता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है। सवाल है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो एक बात याद रखें कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री हो, जैसे कि यहां पर कितना एंगल है 180 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने किस तरह से करनी है कि आपने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए माइनस का साइन यूज करना है, ठीक है। S1 माइनस S2, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 जो कि हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगर यही सवाल इस तरह से होता कि एक बॉडी 10 किलोमीटर जाती है और 10 ही किलोमीटर वापस आती है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अगेन एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो S1 माइनस S2 आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 10 जो कि हो जाएगा 0 किलोमीटर। अगर यही सवाल इस तरह हो कि दोनों एंगल्स के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में, दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, जैसे इस केस में कितना एंगल है 0 डिग्री का, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो तब कैसे सॉल्व होता है? तब आपके पास फॉर्मूला चेंज होके हो जाता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1 प्लस S2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि अगर लीनियर मोशन में एंगल 0 डिग्री हो तो क्या होगा और एंगल 180 डिग्री हो तो क्या होगा। ये आगे आपको भी मैं जब सवाल कराऊंगा तो ये चीज़ यूज आएगी, ठीक है। सेकेंड चीज डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर्स, तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर्स की बात की जाए तो इस तरह का एक सवाल होगा कि एक ग्राफ है आपके पास, उस ग्राफ में एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इस जगह पर है, ठीक है। मैं कहता हूं ये जो पॉइंट है, ये वाला येलो वाला, वो है आपके पास 2i और 6j का, ठीक है। और यहां पे जो ये वाला पॉइंट है, ये है आप लोगों के पास 5i और 10j का, यानी कि एक बॉडी ने यहां से पोजीशन अपनी चेंज की है 2i 6j से और वो आ गई है 5i 10j पे, और मैंने ये पर्पल वाली डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा r या R2 माइनस R1 या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन क्या है हमारे पास? इनिशियल पोजीशन है, सॉरी फाइनल पोजीशन है 5i प्लस 10j और दूसरी पोजीशन है हमारे पास 2i प्लस 6j, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन का क्या है कि i को i में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, j को j में से कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का 3i प्लस 4j, तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। और अगर अब मुझे इसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मैं इस पर सिंपल पैथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा 25 अंडर रूट जो कि हो जाएगा 5, ठीक है। 5 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे मीटर का जिक्र नहीं किया हुआ था। तो इस तरह से भी सवाल आप लोगों से पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर्स। अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक के एक मेन एरिया में जो कि है कंपैरिजन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो कंपैरिजन देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन पहला ये है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, और ये कब होता है?
ये हमेशा होता है, यानी कि एनी पाथ अदर देन स्ट्रेट पाथ। दूसरा क्या है कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ। ये कब होता है? ये होता है स्ट्रेट पाथ में। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैंने ये नहीं लिखा कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मैंने ये क्यों नहीं लिखा? मैंने ये क्यों लिखा है कि इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के? इसलिए मैंने लिखा है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। स्केलर जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। लेकिन इस इतने गहरे कॉन्सेप्ट में आप लोग ना जाएं, क्योंकि मैंने आज तक एमसीक्यू ये नहीं देखा। तो अगर आप लोगों के पास आए कि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप लोगों ने यही लिखना है कि इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर कभी किसी बहुत एक्सपर्ट ने कोई पेपर बनाया हो और ये चीज आ जाए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी इक्वल, तो आप लोगों को पता हो कि ये बात ठीक है। सही है। आखिरी बात आ जाती है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ऊपर वाली जो दो चीजें उनकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैं कहता हूं ये ए पाथ है और ये बी पाथ है। एक इस तरह से है और दूसरा इस तरह से है, बल्कि ये कर लेते हैं। अगर मैं इस कंडीशन में लूं तो डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और अगर मैं सिर्फ ये लूं तो डिस्टेंस क्या हो गया है? इक्वल हो गया है डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, और अगर पाथ कर्व्ड होगा या कोई भी अदर देन पाथ होगा स्ट्रेट, तो उसमें डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। आगे एक और चीज, इधर ही एक और स्टेटमेंट आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं कि इफ डिस्टेंस इज 0, displacement is also 0, but if displacement is 0, distance may not be 0. For example, मैं कहता हूं कि एक बॉडी है वो जाती है 10 किलोमीटर इस तरफ और वापस आती है 10 किलोमीटर उसी पॉइंट पे। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? इसने डिस्टेंस कवर किया 10 + 10 20 किलोमीटर, जबकि इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की? 0। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि डिस्टेंस में नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट में भी 0। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 100% 0 ही है। ठीक है, तो ये एक कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एज सच एमसीक्यूज में उठ के आते हैं कि अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 होगा कि नहीं होगा, अगर स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अगर पाथ अदर देन स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स डायरेक्ट उठ के आती हैं। ठीक है, अच्छा, इन स्टेटमेंट्स के बाद थोड़ा सा जाते हैं आप अपने एमसीक्यूज की तरफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहले हम लीनियर पाथ के एमसीक्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर पाथ के एमसीक्यूज के लिए पहला एमसीक्यू मैं डिस्कस करता हूं कि एक बॉडी है वो ट्रेवल्स 8 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 8 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ऐसे तमाम सवालों के लिए मैं आपको कहूंगा कि आपने हमेशा क्या करना है? डायग्राम का यूज करना है। ठीक है, तो ईस्ट होता है राइट साइड पे, तो मैंने बना दिया कि ये 8 किलोमीटर गई ईस्ट पे और फिर 8 किलोमीटर वापस आई वेस्ट पे। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा 8 माइनस 8 और ये हो जाएगा 0। जबकि डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डिस्टेंस होगा 8 प्लस 8 और वो हो जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आ गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं कि अब 0 नहीं आ रहा हमारे पास, अब सवाल कुछ इस तरह से है कि बॉडी ट्रेवल्स 8 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब ऐसा सवाल आ गया तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगेन वही 8 किलोमीटर गई है यहां से और 6 किलोमीटर आई है वापस। एंगल कितना है? अगेन 180 डिग्री है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 8 माइनस 6 जो कि हो जाएगी 2 किलोमीटर्स, और डिस्टेंस हो जाएगा 8 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 14 किलोमीटर्स। ठीक है, अब फाइनली इन दो आसान सवालों को करने के बाद थोड़ा सा मुश्किल सवाल की तरफ जाते हैं। और मुश्किल सवाल आप लोगों के पास ये है कि अ बॉडी ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्ट देन 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड फाइनली 14 किलोमीटर्स साउथ। और अब हमने फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगेन प्रोसीजर कुछ नहीं चेंज होने वाला, बस आप लोगों को सिंपल डायग्राम सही से बनानी आनी चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं अपने लिए एरिया थोड़ा सा खाली करूंगा सॉल्व करने के लिए इस सवाल को। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूं तो बॉडी एक आई 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर वो गई 10 नॉर्थ और फिर वो आई वापस 14 साउथ। ठीक है, अब अगर मैं फाइंड करना चाहूं कि टोटल एक्स एक्सिस में बॉडी ने कितना मूव किया है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस मेरे पास बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एक्सिस 3 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस फाइंड करना चाहूं तो वाई एक्सिस कितना बन जाएगा? 14 माइनस 10, या कह देता हूं 10 माइनस 14 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 किलोमीटर। तो अब अगर मैं इस डेटा से डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ये जो मेरे पास अभी ऊपर टेबल में है, तो इससे बनेगा कि 3 किलोमीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गई है और 4 किलोमीटर नेगेटिव वाई एक्सिस में गई है। ठीक है, और अब अगर मैं इस फिगर में देखूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है मेरी यहां से लेकर यहां तक। तो इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। 3 और 4 का आंसर हमेशा पाइथागोरस में 5 आता है, 8 और 6 का आंसर हमेशा 10 आता है। तो ये आप लोग याद रख लें। अच्छा कि पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हैं और x और y की वैल्यू आपके पास 3 और 4 है, तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया क्या 3 और 4 का आंसर की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 5 होगी। अब डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस के लिए हमने इन सबको ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 3 प्लस 10 प्लस 14, आंसर हो जाएगा 27। अब इसके 3 स्टेप की जगह हम 4 स्टेप का सवाल करते हैं, इसको मजीद अच्छे तरीके से देखने के लिए। सवाल कुछ इस तरह से है कि अ बॉडी ट्रेवल्स लेट्स से 10 किलोमीटर ईस्ट देन 16 किलोमीटर साउथ then 2 kilometer west and finally 10 किलोमीटर नॉर्थ। और फाइंड करना है हमने डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, तो वही बात है कि अगेन आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम क्या है, 10 किलोमीटर गई है ईस्ट, फिर गई है ये 16 किलोमीटर साउथ, 16 किलोमीटर यहां से वापस गई है 2 किलोमीटर वेस्ट, और फिर 10 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, इस तरह करके ये सारा हिसाब हुआ है। अब अगर मैं इसका अगेन तरीका वही है कि सबसे पहले फाइंड करना है एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस में क्या है कि पहले गई है 10, तो 10 माइनस 2। ठीक है, ईस्ट 10 था, 2 कितना था, ये था, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। फिर वाई करेंगे तो वाई में क्या होगा, 16 किलोमीटर साउथ गई है तो -16। ठीक है, और फिर नॉर्थ आई है तो +10, क्योंकि साउथ के लिए माइनस यूज होता है, नॉर्थ के लिए प्लस यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा -6 किलोमीटर। अब एक्स एक्सिस कितना है, +8 है, और y कितना है, -6 है। तो यानी कि इस तरह की डायग्राम बनी, +8 -6। अगेन वही पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 8 और 6 का मैंने आपको क्या बताया, पैथागोरस थ्योरम कितना आता है, 10 आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, +10 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। अच्छा, फाइनली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कल देख लेते हैं। सर्कल में किस तरह से देख लेते हैं, सवाल इस तरह आता है कि अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, what is the distance and displacement after one rotation। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहां पर हम सिर्फ कंप्लीट लिख लेते हैं फुल रोटेशन, कि जब बॉडी फुल रोटेशन करती है तो उसकी डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। मतलब क्या है कि ये एक सर्कल है, सर्कल में बॉडी ने यहां से स्टार्ट लिया पर्पल पॉइंट से, पूरा चक्कर काटा और वो इस पर्पल पॉइंट पे दोबारा आ गई। सर्कल का रेडियस जो है वो कितना है, वो है r है। अगर मैं इस केस में डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस होगा इक्वल टू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होती है 2πr, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगी 0। रीजन क्या है कि बॉडी जहां से स्टार्ट हुई उसने वहीं पे एंड कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 हुई। अगले सवाल में कहते हैं जी कि बॉडी हाफ रोटेशन कवर करती है, यानी कि बॉडी यहां से स्टार्ट करती है, पर्पल पॉइंट से स्टार्ट करती है और हाफ रोटेशन कवर करके नीचे वाले पर्पल पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो अब सवाल ये है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो अब इस केस में अगर हम चेक करें कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप डिस्टेंस अगर आप चेक करें तो वो ये है, ये जो येलो पाथ मैंने ड्रॉ किया है ये, और ये कितना है, ये है सरकमफेरेंस का हाफ। तो सरकमफेरेंस होती है 2πr, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा πr। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट है इसकी यहां से लेकर यहां तक, और ये अगर आप देखें तो ये कितना है, डायामीटर या r और r 2r। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई 2r, या फिर डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई डायामीटर की इक्वल। ठीक है, तीसरा सवाल इसका ये आ जाता है हमारे पास कि बॉडी कवर्स
क्वार्टर सर्कल, यानी कि बॉडी यहां से स्टार्ट हुई है और बॉडी आई है यहां तक, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल में इसने कितना डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। अगर मैं डिस्टेंस को देखूं तो वो होगा सरकमफेरेंस का फोर्थ पार्ट, तो वो हो जाएगा 2πr/4 और इसका आंसर आ जाएगा πr/2। जबकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब अगर आपको पता हो तो सेंटर से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस r है और सेंटर से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस कितना है, r। तो ये मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये r है, ये r है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r² प्लस r² अंडर दी रूट। तो ये बन जाएगा 2r² या √2r। तो ये होगी क्वार्टर की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके सर्कल के भी सारे सवाल कवर हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगला जो है वो है हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड का।